हैं। हम पहला कक्षा में हमारी कणखंडकारी कविता में भाषा की बात शुरू किया। भाषा की बात, वहाँ हम संधि से समाप्त किया भाषा की बात में, और अब हम समास की ओर चलते हैं बच्चे। समास, समास का मतलब क्या है जी? देखिए समास में यहाँ उसने क्या दिया, श्रम जल, श्रम जल। समास को विग्रह करने पर पहला पद या दूसरा पद को प्राधान्यता न देकर किसी तीसरे अर्थ आते हैं तो वो क्या होता है? श्रम का जल पसीना होता है। यहाँ तीसरा अध्याय है ना, यहाँ पहला पद का भी प्राधान्यता नहीं हुआ और दूसरा पद का भी प्राधान्यता नहीं हुआ, और बगैर इसके लिए क्या हुआ? विग्रह करने पर श्रम के जल पसीना। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जी देखिए क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। लाइक दैट रावण, रावण जिसके दशमुख हो, जिसके दशमुख हो रावण भ्रम, उसको भी हम बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। और नेक्स्ट पंकज, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला। एक तीसरा अर्थ आया है ना, यहाँ विग्रह कर लिया तो कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। और पीतांबर, पीतांबर पीले वस्त्र पहनने वाला महाविष्णु जी, इसको भी हम बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। विग्रह करने पर, किसी पद को विग्रह करने पर पहला पद या दूसरा पद न आकर तीसरी का अर्थ आता है तो वो हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। वैसे है कि श्रम जल, श्रम के जल क्या है? पसीना होता है, स्वेट। रावण माने कौन है यहाँ? जिसके दशमुख हो रावण भ्रम, दशकंठ, दशकंठ, दशकंठ जिसके दशमुख हो रावण ब्रह्म जी। और पीतांबर पीले वस्त्र पहनने वाला महाविष्णु जी। और पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, वो भी हमें यहाँ बहुव्रीहि समास आता है। और क्या दिया समास के लिए यहाँ? नभ तल, नभ तल। किसी समास पद को, किसी समास पद को विग्रह करने पर पहला पद और दूसरा पद दोनों को प्राधान्यता दिया तो उसको क्या कहते हैं हम? नभ और तल। यहाँ नभ और तल क्या हुआ? यहाँ द्वंद्व समास हुआ। देखिए यहाँ विग्रह करने पर पहला पद भी और दूसरा पद भी, दोनों पदों को प्राधान्यता दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? द्वंद्व समास कहते हैं। और इस तरह हम माता पिता इसको भी कह सकते हैं। जी देखिए यहाँ माता और पिता, माता को भी प्राधान्यता दे रहे हैं और पिता को भी प्राधान्यता दे रहे हैं। दोनों पदों को, उत्तर पद को भी और दूसरे पद को भी हम प्राधान्यता दे रहे हैं। इसे द्वंद्व समास कह सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? पशु पक्षी। जी देखिए यहाँ पशु, पहला पद पशु और दूसरा पद पक्षी, दोनों का अर्थ को भी प्राधान्यता दे रहे हैं विग्रह करने पर। विग्रह करने से क्या होता है? पशु और पक्षी, ये भी द्वंद्व समास होता है। समास में किसी पद को विग्रह करने पर पहला पद और दूसरा पद दोनों शब्दों को प्राधान्यता दिया तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। समझ लिया बच्चे? नेक्स्ट उसने क्या दिया? श्रम
करने पर दूसरे के पद को प्राधान्यता होता है और विग्रह करने में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे भुज के बल, भुज के बल। जी देखिए, विग्रह करने में दूसरा पद को प्राधान्यता होता है और विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास। ऐसा हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ा। सुखसार, सुखसार, सुख का सार। विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ भी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चे, समास में किसी पद को विग्रह करने पर दूसरे पद को प्राधान्यता हो रहा है और उसे विग्रह करने में बीच में विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। लिखने पर वहां विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है तो वह क्या होता है? तत्पुरुष समास। जीवन ज्योत। जी देखिए यहाँ, जीवन ज्योत, जीवन के ज्योत, जीवन के ज्योत। यहाँ भी विभक्ति का प्रयोग किया गया। जीवन ज्योत, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, भारतवासी, भारतवासी, भारत के वासी, भारत के वासी, इसे भी तत्पुरुष समास कहते हैं। अंत में आप क्या समझ लिया बच्चे? विग्रह करने में कोई पद को दूसरा पद का प्राधान्यता होता है और उसे विग्रह करने में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमारे भारत के वासी, जीवन के ज्योति, जीवन की ज्योति, जीवन का ज्योत, ऐसे लिख गया था। विभक्ति का सहारा लिया तो विग्रह करने में वो क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है। ऐसा समास हम लिख सकते हैं। समझ लिया? और भाषा की बात में अगला क्या दिया देखते हैं। यहाँ हम एक मनुष्य संचित करता है, एक मनुष्य संचित करता है, एक मनुष्य संचित करता है। अर्थ पाप के बल से, पाप के बल से, और भोगता उसे, भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, भाग्यवाद के छल से। और यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? एक और, इसका पद परिचय, इन पदों को परिचय देने के लिए पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ, एक मनुष्य संचित करता है, अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। इस वाक्य में एक और, इन दोनों पदों का पद परिचय देने के लिए कह रहा है। उन पदों का परिचय देना है हमें। पहले हम किसके ओर चलते हैं? एक। ये क्या है यहाँ? जी देखिए, एक मनुष्य, यहाँ मनुष्य की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। एक मनुष्य संचित करता है, वन मैन। यहाँ मनुष्य की विशेषता के
विशेषता के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो एक क्या है, संख्या पूर्वक विशेषण। संख्या पूर्वक विशेषण। और क्या है यहाँ जी, देखिए करता है, क्रिया के बाद में आ की मात्रा आ लिया तो उसे क्या समझना होगा, पुल्लिंग एकवचन। पुल्लिंग एकवचन। पुल्लिंग एकवचन। यहाँ मनुष्य की विशेषता के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, मनुष्य की विशेषता के बारे में बता रहा है। यही उनका पद परिचय। जी देखिए यहाँ, एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से। इसमें पहला हम एक का पद परिचय देख रहे हैं। यहाँ एक, यहाँ एक का मतलब क्या है, एक मनुष्य। यहाँ एक क्या हुआ, उस मनुष्य की गुण विशेषता के बारे में बता रहे हैं। इट इज डिस्क्राइबिंग हियर फॉर अबाउट मैन। सो हियर क्या हुआ, एक संख्या पूर्वक विशेषण हुआ। और करता है, यह पूरा वाक्य किसके क्रिया में है, पुल्लिंग एकवचन में है। जी देखिए, पुल्लिंग एकवचन में है, इसलिए मनुष्य की विशेषता के बारे में बता रहा है। मनुष्य की विशेषता के बारे में बता रहा है। और नेक्स्ट हम और इसके पद परिचय लिखते हैं। और क्या है यहाँ, अव्यय है और संयोजक भी है, संयोजक भी है और समुच्चय बोधक भी है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। जी देखिए यहाँ, एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और माने क्या है, इस वाक्य को और इस वाक्य को जुड़ा रखा है। यह आधिकारिक शब्दों में जाता है। यह अव्ययी संयोजक है और समुच्चय बोधक है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ दो वाक्यों को मिलाता है, दो वाक्यों को मिलाता है, दो वाक्यों को मिलाता है। यही इसका पद परिचय है। जी देखिए यहाँ क्या पूछ लिया हमारे लिए, यहाँ भाषा की बात में एक वाक्य दिया और उस वाक्य में दो पदों के पद परिचय देने के लिए कहा है। पद परिचय, उस पदों का हमें परिचय देना पड़ेगा, वह वाक्य क्या है। यहाँ एक संज्ञा दिया तो वह संज्ञा क्या है, वह किस क्रिया में है, वह बहुवचन में है या स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, ऐसे पद परिचय हमें देना पड़ता है। यहाँ इस वाक्य में हमें कैसा दिया, एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। उसमें दो पद ही दिया हमारे लिए, पहला है एक और दूसरा है और। इन दोनों को पद परिचय किया तो क्या हुआ, हमें एक क्या हुआ, संख्या पूर्वक विशेषण, पुल्लिंग एकवचन। और यहाँ क्या किसके बारे में बता रहा है, मनुष्य की विशेषता के बारे में बता रहा है। इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द मैन। एंड द नेक्स्ट और, किसके पद के बारे में पूछ लिया यहाँ, और ये क्या है, यह अव्यय है और संयोजक भी है, समुच्चय बोधक भी है। माने क्या है, यहाँ दो वाक्यों को मिला रहा है, यहाँ दो वाक्यों को मिला रहा है। यही इन दोनों का पद परिचय है। समझ लिया बच्चे, शुक्रिया। और बाद में हम चलते हैं किसके लिए, एक कारक वाक्य दिया है, यहाँ हम लिखते हैं। जी देखिए यहाँ किसके लिए दिया, जिसने श्रमजल दिया, जिसने श्रमजल दिया
जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, उसे पीछे मत रह जाने दो, रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने और उसे इन दोनों में कारक पहचानिए। क्या दिया वहां? यू हैव टू आइडेंटिफाई कारक। यहाँ कारक शब्द दिया, उसको हमें पहचानना है। जी देखिए यहाँ, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। Those who are doing hard work should not be lagged behind। इस पद का अर्थ है यहाँ जिसने, जिसने में हमें एक कारक चिन्ह का पता चल रहा है, जो प्लस ने, जिसने। सो यहाँ क्या होता है? कारक ने, कर्ता कारक, ने कारक है, हमने पहचान लिया, ने कारक है। यहाँ जिसने में क्या है? कारक ने, कर्ता कारक है, जो प्लस ने, एवरइते। जिसने का मतलब क्या है? जो प्लस ने, who are doing, जो प्लस ने, जिसने, एवरइते श्रमिस्तारो, those who are। जिसने का मतलब क्या है? those who are here, माने जो प्लस ने। जिसने ये कर्ता से संबंधित है, कर्ता के पहले आते हैं ने का प्रत्यय जिसने। सो यहाँ क्या, किसका कौन सा कारक है? पहला जिसने में ने का कारक है। और नेक्स्ट हमें क्या दिया? उसे। उसे का मतलब क्या होता है? उसे, उसे माने कौन है? यहाँ हमें क्या पता चलता है? वहाँ एक वचन शब्द है, वहाँ एक वचन, उसे एक ही आदमी है। सो वह, वह और को, वह प्लस को, उसे, वह प्लस को, उसे। सो यहाँ कारक चिन्ह क्या है? को शब्द होता है। समझ लिया बच्चे? यहाँ कारक पहचान लिया हमने, जो प्लस ने, जिसने से यहाँ ने प्रत्यय है और क्रो प्रत्यय है। कारक चिन्ह दोनों ही हम पहचान लिया। ऐसे हम कारक पहचानना पड़ता है। और भाषा की बात में क्या दिया है यहाँ? यहाँ हमें जाने दो, पाने दो, बढ़ने दो। जाने दो, पाने दो, बढ़ने दो। यहाँ का क्या पूछ रहे हैं? ये जाने दो, पाने दो, बढ़ने दो संयुक्त क्रियाओं को प्रयोग समझाइए। संयुक्त क्रियाओं का, संयुक्त क्रिया का प्रयोग। संयुक्त क्रियाओं को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक बार देखते हैं। संयुक्त क्रिया क्या है यहाँ? जी देखिए, मैं एक यहाँ लिखती हूँ कुछ शब्दों को। बच्चा, बच्चे ने काम, बच्चे ने काम कर लिया, बच्चे ने काम कर दिया। जी देखिए यहाँ बच्चे ने काम कर दिया। और एक वाक्य मैं लिख रही हूँ यहाँ, मैंने पत्र लिख डाला है, मैंने पत्र लिख डाला, मैंने पत्र लिख डाला। अब यहाँ मैं अपने दिए हुए जाने दो, पाने दो, बढ़ने दो के बारे में लिख रही हूँ। उसे जाने दो, उसे जाने दो। जी देखिए यहाँ बच्चे ने काम कर दिया, मैंने पत्र लिख डाला, उसे जाने दो। जरा इसे देखिए, बच्चे ने काम कर दिया। यहाँ देखिए जरा,
कर दिया में यहाँ दो क्रिया हमें नजर आ रहा है। यहाँ मूल क्रिया दो नजर आ रहा है। क्या क्या है? करना और देना। करना और देना। और यहाँ भी दो क्रिया नजर आ रहा है, लिखना और डालना। जी देखिए यहाँ कर दिया। कर दिया में दो मुख्य क्रियाएं नजर आ रहा है, करना देना। और लिख डाला, इसमें भी क्या हुआ? लिखना भी नजर आ रहा है और डालना भी नजर आ रहा है। और यहाँ भी उसे जाने दो, यह आज्ञानार्थक वाक्य होता है। इट इज गिविंग ऑर्डर द सेंटेंस। जाना और जाना भी आ रहा है और देना भी आ रहा है। जाने दो में क्या क्या है? यहाँ उसे जाने दो, जाना देना। जी देखिए यहाँ जाने दो, पाने दो, बढ़ने दो, यह संयुक्त क्रिया है। कर दिया में दो क्रिया है, करना देना। डाल लिख डालना में लिखना डालना है। जाने दे में जाना देना है। अब मैं बता रहा हूँ संयुक्त क्रिया माने क्या है। दो क्रियाएं मिलकर, जी देखिए इस वाक्य में दो मुख्य क्रिया है। दो मुख्य क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का कार्य करता है, वही संयुक्त क्रिया है। मैं यहाँ लिखती हूँ बच्चे उसका डेफिनेशन, परिभाषा। दो क्रियाएं मिलकर, दो क्रियाएं मिलकर, दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का कार्य करते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ दो क्रियाएं माने यहाँ करना देना, लिखना डालना, जाना देना। जरा देखिए यहाँ बच्चे ने काम कर दिया, he finished work। मैंने पत्र लिख डाला, I finished writing work letter। उसे जाने दो। यहाँ देखिए यहाँ करना देना मुख्य क्रिया है, ध्यान से देखिए। कर दिया, करना, कर मीन्स व्हाट? डूइंग, करना। दिया, दिया मीन्स व्हाट? यहाँ देखिए बीच में हम ध्यान से देख लिया तो पता चलता है यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक ही क्रिया नहीं। लेकिन दो क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का काम कर रहा है, दो क्रिया का नहीं, एक ही क्रिया का काम कर रहा है, वही संयुक्त क्रिया। यहाँ भी देखिए मैंने पत्र लिख डाला, ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ दो क्रियाएं हैं, लिखना है और डालना है। और ये लिखना डालना दोनों मिलकर एक ही क्रिया का काम कर रहा है, वही संयुक्त क्रिया। उसे जाने दो, जाना और देना। ध्यान से देख ले, यहाँ हमें क्या दिया? जाने दो, पाने दो। पाना माने क्या है? गेटिंग, बढ़ना, इंक्रीजिंग, बढ़ने दो। जी देखिए यहाँ ध्यान से देख लिया तो हमें यह आज्ञानार्थक शब्द का वाक्य का पता चलता है। इस वाक्य में एक ऑर्डर पता चलता है और यहाँ दो क्रिया का रूप हमें दिखाता है। दो क्रिया, जाना देना, पाना देना, बढ़ना देना। देख लिया बच्चे, हमें भाषा की बात में क्या क्या दिया? जाने दो दिया, पाने दो दिया, बढ़ने दो दिया। और इससे हमें क्या पता चल रहा है? मैंने आपके उदाहरण के लिए 3 वाक्य दिया है ना। इस उदाहरण में करना देना, लिखना डालना, जाना देना, ये दो क्रिया, हर वाक्य में दो दो क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का काम कर रहा है। उस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। वैसे ही हमारी ये भाषा की बात में क्या दिया? जाने दो दिया, पाने दो दिया, बढ़ने दो दिया। इसका प्रयोग कैसे किया गया है कि जाना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है। दो मुख्य क्रियाएं हैं यहाँ, दो मुख्य
नेक्स्ट क्या दिया यहाँ हमें? एक पहला, दो दूसरा, प्रथम। एक पहला और प्रथम। और नेक्स्ट दो दूसरा और द्वितीय। इसका क्या पूछ रहा है ये? एक दो दूसरा, अंतर समझाइए। इसका अंतर समझाइए। यहाँ अंतर समझाना माने क्या है? यहाँ जरा देखिए, यहाँ एक दूसरा, एक और दो पूर्णांकवाचक विशेषण है। यहाँ क्या क्या है? पूर्णांकवाचक विशेषण होता है जी। देखिए यहाँ एक और दो, ये क्या होता है? पूर्णांकवाचक विशेषण होता है। और यहाँ देखिए पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये क्या हुआ है? पहला और दूसरा क्रमवाचक विशेषण हुआ है। क्रमवाचक विशेषण हुआ है। और बाद में प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय क्रम संख्यावाचक विशेषण हुआ है। क्रम संख्यावाचक विशेषण हुआ है। लेकिन इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वही है ना अंतर समझाना माने। जरा देखते हैं, जरा देखिए अंतर। एक और दो अंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और दो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अंक। अंक माने क्या है? गिनती। गिनती के समय एक और दो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रथम और द्वितीय। श्रेणी। श्रेणी माने वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, ऐसे हम लिख सकते हैं प्रथम और द्वितीय। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम श्रेणी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्या है हमारे लिए? एक पहला और दूसरा। पहला और दूसरा स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह पहला स्थान में है, वह दूसरा स्थान में है, ऐसा हम करते हैं ना। वह पहला स्थान में है और दूसरा स्थान में है, ऐसे है। यही अंतर स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिए बच्चे, एक प्रथम पहला, दो दूसरा द्वितीय। इसमें एक और दो अंकों के गिनती के समय हम लिखते हैं। और प्रथम और द्वितीय, वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, तृतीय श्रेणी में आया, इसे श्रेणी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पहला और दूसरा स्थानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ लिया बच्चा? यही है इसका अंतर। अंतर समझाना माने नहीं है यहाँ। वह का भेद क्या है? एक का मतलब क्या है? एक माने पहला माने या प्रथम माने, तीनों का अर्थ एक ही आता है। लेकिन किसके समय उसका अंतर क्या है? माने एक को अंकों के समय इस्तेमाल करता है, और प्रथम माने श्रेणी के लिए उपयोग करते हैं, और पहला माने स्थान के लिए उपयोग करते हैं। वैसे ही दो भी अंक के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरा स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं, द्वितीय श्रेणी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चे समझ लिया आप? शुक्रिया बच्चे। फिर कक्षा में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।